बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज का ये प्रोग्राम आप लोगों के ज़हनी इर्तिक़ा के लिए, मोटिवेशन के लिए, तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए और अपनी सोच को बुलंद करने के लिए एक मुफीद प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। हमारे बीच में इसी गांव के और इसी मदरसे के पढ़े हुए जनाब महमूद आसिम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम मुद्दत में या कम उम्र में मदरसे से भी फ़राग़त की, चंद माह में पूरे कुरान मजीद का हिफ्ज़ किया। उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मुख्तलिफ़ ज़बानों की पढ़ाई की और अभी इन्होंने डॉक्टरेट का मकाला यानी पीएचडी का जो मकाला होता है वो जमा किया है। दुनिया के दो एक बड़े मशहूर अरबी रसाले में बतौर मज़मून निगार के, मकाला निगार के आपके मकालात अरबी ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में छपते हैं। उर्दू में कम इन्होंने लिखा है, अरबी में और अंग्रेज़ी में काफ़ी मज़ामीन इन्होंने लिखे हैं। अभी हाल ही में स्वीडन के एक मजल्ला मैगज़ीन जिसका नाम मजल्लतुज़्ज़ाद है, उसके एडिटोरियल बोर्ड में आपका नाम शामिल किया गया है। कतर एम्बेसी में काम भी करते हैं और तालीम के मैदान में बच्चों, नौजवानों के मोटिवेशन और उनके ज़हनी इर्तिक़ा और कैरियर काउंसलिंग जैसे प्रोग्राम भी करते हैं ये। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि साल में 2-1 बार ये घर आते हैं। तो इससे पहले भी आपसे इन्होंने गुफ्तगू की है और इंशाअल्लाह आज भी गुफ्तगू होगी। हमारा मकसद ये होता है कि आपके ज़हनों में, आपके सामने अहम और बुनियादी और नई नई बातें आएँ और आप सोचें, आप आगे बढ़ें। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं अर्ज़ करना है। मैं बड़े अदब से जनाब महमूद आसिम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे कुछ बातें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले मैं बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस बात का मौका मुझे फ़राहम किया कि मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ कर सकूं। मेरी जो बुनियाद है, जैसा कि बताया कि इसी मदरसे से है, मैंने भी इसी मदरसे से पढ़ाई की है और अभी तालिब इल्म ही हूँ मैं। जो कुछ बातें मेरे ताल्लुक़ से अर्ज़ की गईं, ये चंद कोशिशें हैं जो हम में से हर एक को करनी चाहिए।
मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश करूँगा कि तालीम के ज़रिए से या तालीम हासिल करके हम कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी को अपने सर लेते हैं, कितनी बड़ी नेमत को हासिल करते हैं और उस नेमत के बदले में कितनी बड़ी ज़िम्मेदारियां हमारे सर पे आयद होती हैं, जो समाज में हमें इस बात के लिए उभारती हैं, इस बात के लिए बेदार करती हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अमल कर सकें, ज़िम्मेदारियां निभा सकें। आप में से जानते हैं, सब लोग बारहा इस बात को सुना होगा कि औरतों की जो तालीम, लड़कियों की जो तालीम की अहमियत बताई जाती है, उसमें इस बात का ज़िक्र बार बार होता है कि मर्द की तालीम गोया एक शख्स की तालीम होती है, लेकिन औरत की तालीम गोया एक पूरे ख़ानदान की तालीम मानी जाती है। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, इस बात का शूरी एहसास आपके जहनों में पैवस्त होना चाहिए कि आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक ख़ानदान की यूनिट का एक अहम हिस्सा हैं जिससे पूरी ख़ानदान परवान चढ़ती है। आप जिस डायरेक्शन में जाएंगी वो पूरी नस्ल जो है वो आप उसी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। कल हमारा प्रोग्राम इस मस्जिद में हुआ था, हमने छोटे छोटे बच्चों से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। अलग अलग बच्चों ने राय दी, उसमें से कुछ ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, फ़ौज में जाना चाहते हैं। सबसे मैंने पूछा कि ये आइडिया कहाँ से आया, किसने बताया आपको ये बनना है? आपने किसी को देखा है, आपने किसी के बारे में सुना है कि ऐसा है इसलिए आप बनना चाहते हैं? तो सारे बच्चों का एक ही जवाब था, मेरी अम्मी ने बताया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अम्मी का या माँ का या बहन का जो रोल होता है वो माशरे में कितना होता है। औरतों का 3 रोल आप डिवाइड कर सकते हैं उनकी ज़िंदगियों में। अगर कहते कभी वो डॉक्टर होती हैं, कभी वो मतलब लड़की होती हैं किसी की, और फिर एक मरहले में जाकर के किसी की वाइफ होती हैं, और फिर उसके बाद में मदर होती हैं। ये आपकी ज़िंदगी के, जो औरतों की ज़िंदगी के 3 मराहिल, 3 कैटेगरीज होती हैं जो किसी न किसी स्टेज पर आपको तय करती हैं। लेकिन इन तीनों सूरतों में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ही अजीम हैं। आप अगर एक डॉक्टर के तौर पर, एक लड़की के तौर पर अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आपके सामने बेमिसाल, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिसमें आपके लिए नमूना है। आप डॉक्टर के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डॉक्टर हैं, जो उनकी बेटी हैं, उनकी मिसाल ले लीजिए, फ़ातिमा ज़हरा की। वाइफ हैं तो हज़रत खदीजा की मिसाल ले लीजिए। माँ है तो बहुत सारी मिसालें, खुद हुजूर की माँ की मिसाल ले लीजिए, आमिना की मिसाल ले लीजिए, और दूसरी बहुत सारी सहाबियात, ताबिआत जो हमारे लिए नमूना हैं, मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगियों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है, क्या ज़िम्मेदारी है। आपको ये जानना चाहिए कि असल में आप किस लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या होना चाहिए, उसका हदफ क्या होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये शूर नहीं है तो गोया आप एक ऐसी ट्रेन है जिसकी कोई सिमत नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसका कोई हदफ नहीं है। और ऐसा नहीं होता, कोई भी ट्रेन जो होती है जाती है, एक तयशुदा मकाम होता है कि यहाँ उसको जाना होता है। एक ट्रेन की जब तयशुदा मकाम होता है, उसकी डेस्टिनेशन होती है, उसकी मंजिल होती है, तो फिर हमारी ज़िंदगी की मंजिल ना हो, ये कितने सोचने की बात होती है। हम पढ़ किस लिए रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं, और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इल्म का क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे जहनों में ताज़ा नहीं रहते हैं तो गोया कि हम उसी तरह से हैं जिस तरह से बेसिमत और विदाउट डेस्टिनेशन जो ट्रेन होती है उस तरह के होते हैं। तो आपको ये तय करना है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको ये तय करना है कि आप जो है वो पढ़ने के बाद कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करेंगे, ये भी एक अहम चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तालीम का मकसद होता है, बाकायदा ना कि मारफत ज़ात होता है, अपनी ज़ात की मारफत होती है। मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु। जब अपने आप को आप जान लेते हैं तो फिर आप अपने रब को भी पहचान लेते हैं। ये तालीम का जो है एक अहम मकसद होता है। तो आप इसको, क्योंकि एक जो बताया शुरू ही में मैंने कि एक लड़कियों की जो तालीम होती है वो पूरे नस्ल की तालीम होती है, और सिर्फ ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबे-जात इस तालीम के ज़रिए से तब्दील होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी वो जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो तब्दील होती है। सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है पावर्टी को इरेडिकेट करने का, आपकी गुर्बत के ख़ात्मे का सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब नुस्खा जो हो सकता है वो तालीम ही हो सकती है।
आप देख लीजिए तालीम याफ्ता लोग बहुत अच्छे से गुर्बत की ज़िंदगियों से, कितने ऐसी फैमिलीज़ हमारे गांव में भी हैं जिन्होंने तालीम के मरहले को तय करके गुर्बत के मरहले को कितनी आसानी से तय कर लिया। और जो तालीम याफ्ता नहीं होती हैं वो किस तरह से गुर्बत की ज़िंदगी, इफ्लास की ज़िंदगी हमेशा उनका मुकद्दर होती है। और यही नहीं, जितने जराइम होते हैं इस दुनिया में, यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन की जो क्राइम की रिपोर्ट पेश करती है, वो कहती है कि जो ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है लड़कियों की, जो बच्चों की, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा वही लोग होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो अनप्रिविलेज्ड होते हैं, जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जो डाउन ट्रॉडन फैमिली से होते हैं। उन लोगों को आप जितनी क्राइम में आप रेशियो निकाल लीजिए, उन्हीं लोगों का क्राइम ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इवन कि आप न्यूट्रिशन को देख लीजिए। अगर आप एक पढ़ी लिखी खातून है, एक पढ़ी लिखी बहन है, एक पढ़ी लिखी माँ है, एक पढ़ी लिखी बीवी है, तो आप अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को जिस तरह से न्यूट्रिशन का, किस तरह से कौन सी ग़िज़ा लेनी है, कौन सी वो खाना खाना है, क्या चीज़ मुफीद है, क्या चीज़ मुज़िर है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तालीम से आती हैं और ये सेहत का रास्ता हमवार करती हैं। आपके बहुत सारे मसाइल होते हैं, अगर आप उन मसाइल से आगाही हासिल करती हैं, आपको तालीम, आप तालीम याफ्ता हैं, तो बहुत सारे ऐसे अमराज जो आम लोगों को मौत का सबब बनते हैं, उससे आप बहुत आसानी से बच सकती हैं। तो गोया ये तालीम जो है, आपकी जो जागरूकता है, आपकी जो तौईया जिसको कहते हैं अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस अगर आपके पास तालीम के ज़रिए से होती है, तो ज़िंदगी के जितने भी मजालात हैं, ज़िंदगी के जितने शोबे-जात हैं, उसमें आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। और ये तालीम के ज़रिए से मुमकिन होता है। नेल्सन मंडेला को आप जानती हैं, यूएस के एक बहुत बड़े थिंकर, सोशल रिफॉर्मर और लीडर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तालीम के ज़रिए से ही एक चीज़ मुमकिन है कि एक किसान का बेटा डॉक्टर होता है, एक माइन वर्कर जो कान में काम करने वाला होता है, उसका जो बेटा होता है वो प्रोफेसर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, और एक बड़े नेशन का, किसी ग्रेट नेशन का प्रेसिडेंट तक बनता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मिसाल हमारे सामने है, किस तरह से एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आकर के इस मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर किस तरह से वो पहुँचे। उनकी ज़िंदगियों को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी, बहुत सबकी ज़िंदगियों में मसाइल होते हैं, लेकिन उन मसाइल को कैसे अंगेज करना है, उन चैलेंजेस को कैसे गो अहेड करना है, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ें ही हमको तालीम के ज़रिए से मुमकिन है, और वो अज़्म और हौसले के ज़रिए से मुमकिन है जो हम तालीम के ज़रिए से पाते हैं। बहुत सारे जो आप एक और मैं कॉल नकल करूं, नेपोलियन बोनापार्ट का एक मशहूर कॉल है। बहुत सारी जगहों पर जितने भी आप आर्टिकल्स औरतों की तालीम के सिलसिले में पढ़ेंगे तो उनके एक इस कॉल को नकल किया अक्सर लोगों ने, गिव मी एजुकेटेड मदर्स, आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशंस। तो तुम मुझे पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता माएँ दो, मैं तुमको पढ़ी लिखी कौम तैयार करके दूंगा। तो ये चीज़ होती है, ये अहमियत होती है। ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये थ्योरेटिकल सिर्फ हैं। आप रेड के ज़िंदगी में अपनी खुद लाइफ में जब आप झांक कर देखते हैं, जो पहले तालीम याफ्ता नहीं है, जो आपके महल्ले में, जो आपके घर में जो आपकी बहनें तालीम याफ्ता नहीं है, जो महल्ले में रहने वाली लड़कियां तालीम याफ्ता नहीं है, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो कैसे होती है, आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो कैसी होती है। लेकिन याद रखिए, अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो आपको गौर करने का मकाम है कि वो जो पढ़ नहीं रही है उसका भी जो बात करने का जो अंदाज़ है, सोचने का जो अंदाज़ है, जो मसाइल होते हैं, जो रसूम व रवाज होते हैं, जो दुनिया भर की जो हमारे माशरे में जो बेड़ियाँ चकड़ रखी हैं, उनको किस तरह से काटने का जो अंदाज़ सिर्फ अगर वही एक अनएजुकेटेड गर्ल्स का वही होता है जो हमारा होता है, तो इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में जो औरतों के, लड़कियों के जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही चैलेंजेस हैं उसमें। आज ख़ास तौर से आज के माहौल में जिस तरह से सरकार की जो पॉलिसियां हैं उसमें स्पेशली जो हमारे सामने, हमारी बहनों के सामने, मुस्लिम वीमेन के सामने, गर्ल्स के सामने जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन इन्हीं मसाइल में अपने आप को तैयार करना, बहुत सारी मिसालें मैं आपके पेश कर सकता हूँ जो आज हमारे लिए रहनुमा साबित हो सकती हैं। कहते हैं ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा अयोकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जितने ही तुंदिया बादे मुखालिफ चलेगी, जितने ही अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलेगी, उतना ही बाज को जो है वो उड़ने में मज़ा आता है। तो ये चैलेंजेस जितने भी होंगे, इसकी परवाह किए बगैर हमको किस तरह से आगे बढ़ना है।
आप देखिए, आपको जो तारीख़ में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ का जिक्र नहीं करता, आप पढ़ती हैं, आप जानती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम जो था वो था, लेकिन आपको शायद ये इल्म हो कि इस आज भी दुनिया में जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन जो ओल्डेस्ट है, सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी इस दुनिया की है, वो कौन सी है मालूम है आपको? उम्मुल कुरवैन करके है। ये फिज जो मोरक्को मगरिब का एक शहर है, उसमें उम्मुल कुरवैन करके ये आज भी ये यूनिवर्सिटी अपने पूरी आबोताब के साथ चल रही है। जानते हैं उसको किसने बनाया था? किसी मर्द ने नहीं बनाया था। उसको नाम था उनका फातिमा अल फ़िहरी। वो फातिमा अल फ़िहरी जो मशहूर खातून रही हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की दाग बेल डाली थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी है। इससे पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटियां लोगों ने कायम की थी। हमारा जो इतिहास है, पुराना इतिहास, उसमें हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का तस्करा आता है, लेकिन वो सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अभी चल नहीं रही हैं, कई बंद हो गई हैं, बीच में ये हो गई। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी जो है वो उम्मुल कुरवैन के नाम से फिज में फातिमा अल फ़िहरी ने कायम किया था। तो आपके सामने मिसालें इस बात की हैं कि किस तरह से मुसलमान औरतों ने, आप हिंदुस्तान के छोड़ दीजिए, मगरिब की बात, मोरक्को की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में आप देखिए, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मुस्लिम फीमेल टीचर कौन है? किसी को अंदाजा है? आप टीचिंग है, टीचर्स, आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर ये फातिमा शेख हैं। नाम सुना आपने फातिमा शेख का? फातिमा शेख की तारीख़ जाननी चाहिए। आज मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो फातिमा शेख जय 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 फातिमा करके नाम लिया जाता है, उनकी जय जयकार लगाई जाती है जेएनयू जैसी जगह में। कौन वो फातिमा शेख कौन थी मालूम है आपको? हिंदुस्तान की सबसे पहली फीमेल मुस्लिम टीचर थी। वो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, इन दोनों का नाम बहुत लोग सुनते हैं। आज दलित मूवमेंट जो खड़ा हुआ है वो इन्हीं लोगों की आइडियोलॉजीज पे खड़ा हुआ है, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाला कौन था मालूम है? फातिमा शेख थी। जब ज्योतिराव को और सावित्रीबाई फूले को उनके घर से उनके निकाल दिया गया था, तो फातिमा शेख ने और उनके भाई ने जो उस्मान शेख थे, उन्होंने कहा कि आकर के आप हमारे घर में पनाह लीजिए। अपने घर में उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल खुलवाया और फिर वो पढ़ाई। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस खुद फातिमा शेख को, मुसलमानों में भी, और उस वक्त ब्राह्मण का राज था तो उनके जरिए से हिंदुओं के जरिए से बहुत सारे, यहाँ तक आता है, आप उनकी तारीख पढ़िए कि जब वो स्कूल जाती थी तो एक कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर के जाती थी, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था, उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था, उनको बहुत परेशान किया जाता था। लेकिन फातिमा शेख ने, सावित्रीबाई फूले ने, ये दोनों औरतें हैं, दोनों ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आज हिंदुस्तान की तारीख उनको याद रखती है, लेकिन फातिमा शेख को भूल गई। सावित्रीबाई का नाम किसी भी शख्स से आप पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन फातिमा शेख का नाम नहीं। ये हमने फातिमा शेख के नाम को भुला दिया, क्योंकि हमने उनकी जो लेगेसी थी, हमने जो उनकी जो वरासत थी, जो उनका जज्बा था, उसको जो मशाल उन्होंने रोशन की थी, उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया, उसको हम लेकर के आगे नहीं बढ़े। हम खुद अपने लोगों के बारे में, अपने जो हमारे रहनुमा रहे हैं, हमारे जो असलाफ रहे हैं, उनके बारे में हमको इल्म नहीं होता है। हम दूसरों के बारे में, दूसरों की तारीख, फैज़ अहमद फैज़ को किस तरह से कम्युनिस्टों ने अपना लिया, हालांकि जिस तराने का वो बार बार तस्करा कहते हैं उसमें कितनी इस्लामियात मौजूद हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर है, जो गायब भी है, कितना मशहूर हुआ। उस पूरे जेएनयू मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने देखा है, सब फैज़ अहमद फैज़ को उन्होंने पूरा ओढ़ लिया है, लेकिन उनके यहाँ जो इस्लामियत का, वो कहते हैं कि वो तो कम्युनिस्ट है। हालांकि वो बहुत सारे उनके जो रुमूज़, जो असरार, जो किनायात उन्होंने इस्तेमाल किए, उसमें इस्लाम की अक्कासी भरपूर तरीके से नज़र आती है। लेकिन इसका नतीजा यह है, ऐसा इस वजह से है कि हमने उनको तर्क कर दिया है, हमने उनको छोड़ दिया है। इस तरह से बहुत सारे जो नमूने हैं, जो मिसालें हैं, वो आप देखिए। मैंने फातिमा शेख का जिक्र किया, आप हाल में देखिए, अभी कुछ दिनों पहले खुशबू मिर्ज़ा का एक नाम बहुत चल रहा था, मुस्लिम एजुकेशन में जो उन्होंने इसरो में काम करती हैं, अमरोहा की रहने वाली हैं। आप लोगों ने उसको, असल में ये चीज़ें, ये मॉडल्स, ये मिसालें इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि हमको ये पता चले कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैं।
बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत यह है कि जो थोड़ा बहुत डर है, जो अपने आप को पहचानने का कमी है, जो मारिफत ज़ात है, वो मारिफत की कमी हो जाती है। आप इसी वजह से कह रहे, देखिए जो कैरियर की बात बार बार आती है कि कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी होती है, वो उसमें इसी चीज़ का स्पेसिफिकेशन होता है कि कैरियर वो होता है, वो डिलिब्रेट प्रोसेस होता है टू नो हु यू आर, ये जानना कि आप कौन हैं और वेयर यू वांट टू गो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक खास वक्त में 2025 में आपको कहां रहना है, 2030 में आपको कहां से पीएचडी करनी है, आपको कौन सा सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, आपको नीट क्वालिफाई करना है, ये चीज आपको आज से प्लान करनी पड़ेगी। अगर आप ये आज से प्लान करते हैं तो आप में से, आप जैसे लोगों, जो बहनें हमारी, वो ये काम कर रही हैं क्योंकि उनके सामने एक मंजिल का तयन है। वो ये जानती हैं कि हमको यहाँ करना है, हमको नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, अच्छे जो एम्स से करना है, किसी जो है बीनापारा और इस तरह के कॉलेजेस से नहीं, जहाँ हमको दुनिया इस टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो हिंदुस्तान के, उससे हमने करना है, एम्स से करना है। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, वो उस कॉलेज से हमको करना है। अगर ये टारगेट आपका है, ऊंचा हदफ रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बहुत मराहिल आसान होंगे। एक दो मिसालें आपके सामने नहीं हैं। वो खुशबू मिर्ज़ा इसरो में काम करती हैं, उनके ताल्लुक से कहा गया कि इसरो की डायरेक्टर, हालांकि बहुत सारे फेक न्यूज़ भी उनके ताल्लुक से लोग चलाएं, लेकिन फिर भी एक अहम कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। वसीमा शेख जो महाराष्ट्र की एक मुस्लिम सिविल सर्वेंट हैं, परवीन तलहा लखनऊ की रहने वाली हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे फर्स्ट सिविल सर्वेंट के नाम से उनको जाना जाता है कि सबसे फर्स्ट जो सिविल सर्वेंट रही हैं वो रही हैं। अनुरिमा सिन्हा की मिसाल शायद मैंने इससे पहले भी आपको दी थी, यहीं कादीपुर की रहने वाली एक 28 साला खातून हैं। उनकी हिस्ट्री आपको देखिए, हैरत अंगेज हिस्ट्री है। वो जा रही थी 2011 में, किसी ट्रेन से सफ़र कर रही थी, जो रॉबर थे, जो डाकू थे, उनसे कुछ छीनने के चक्कर में उनको ट्रेन के बाहर फेंक दिया। बाद में क्या हुआ कि उनका जो बायां पैर था वो फ्रैक्चर हो गया, बहुत सारे फ्रैक्चर आए, लेकिन उसका मिशन था अनुरिमा सिन्हा का कि मैं इस देश की ही नहीं, इस जितने कॉन्टिनेंट के सबसे जो हाईएस्ट पीक हैं, जो चोटियां हैं, उसको मैं सर करूंगी और हिंदुस्तान का झंडा जाकर के उस पर मैं लगाऊंगी। और किया, बहुत सारे माउंट एवरेस्ट से लेकर के अफ्रीका की चोटियों और दूसरे बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट में जो टॉप की जो चोटियां हैं, जो पीक्स हैं, वहाँ वो गई। इसके बावजूद भी कि उनका लेग फ्रैक्चर था, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उनको रिकग्नाइज किया, बाद में उनको अवार्ड से भी नवाजा। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जो इस बात का हमको हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। अगर आप एक बात तो एक तय कर लीजिए कि आपके सामने क्या करना है, इस चीज़ को आपको जहन में रखना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को जहन में नहीं रखती हैं, आपको ये चाहे कि पढ़ रहे हैं बस, जिस हो जाएगी, आर्मियत हो जाएगी, इस तरह से पढ़ लेंगे, फिर शादी हो जाएगी और फिर खलास, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के, सबके ज़िंदगी का पार्ट हैं। बहुत सारी ऐसी, अभी एक न्यूज़ आई, एक जो है मुस्लिम खातून हैं, उनके 2-3 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और अच्छे नंबरों से वो पास हुई और वो किया। तो ऐसा सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जितने भी जो आपके सामने कैरियर के ऑप्शंस हो सकते हैं, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये दावत दे रहा हूं कि आप आइडेंटिटी से समझौता कीजिए, नहीं। मैं जिस माहौल में मैं रहा हूं, उसमें बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी से सिर्फ समझौता ही नहीं करते, उसके मुखालिफ भी हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हम लोगों ने कभी इस तरह से कुछ नहीं किया। तो आप जो बाद मुखालिफ में जिस तरह से जब रहते हैं, तो आपको और मज़ा आता है। अगर आपके पास अकीदा आपका मजबूत होता है, आप आइडियोलॉजिकली अगर स्ट्रांग होते हैं, तो आप जब मुखालिफ हवाएं चलती हैं, तो फिर आप और ज़्यादा आपको काम करने में मज़ा आता है। तो आप अपने सिमत का तयन कीजिए, अपने हदफ का तयन कीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको क्या बनना है, और उसके मुताबिक आप अपने आप मेहनत करना शुरू कर दिए। अगर आप मेहनत करना उसी डायरेक्शन में शुरू कर दें, बहुत सारे जो हिदायत हैं, यानी जो बहुत सारे गाइडेंस हैं, वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ज़रूरत शर्त सिर्फ यही होती है कि आप
तय कीजिए, हौसला आप कीजिए, तय आपको करना है। कोई दूसरा आकर के इस तरह की तकरीरें करके, इस तरह के मोटिवेशन करके आप चंद लम्हों के लिए तो आप इस बात के लिए मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको ये करना है, लेकिन फिर उसके बाद में घर जाने के बाद फिर वही दाल चावल रोटी आपको हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैं, बट यू हैव टू डिसाइड योर गोल। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। आप हु यू आर, डेलिब्रेट प्रोसेस टू नो हु यू आर। आपको शूरी तौर पर यह जानना है कि आप कौन हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या करने में मजा आता है, क्या पढ़ने में मजा आता है। ये सारी चीजें अगर आप जान लेंगे तो फिर आप सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आप करना चाहते हैं वो कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा आपके सामने बातें नहीं रखना चाहता, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो बातें मैंने कही हैं मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक दे और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक दे, और हम अपना जो मकसद है, ज़िंदगी का जो मकसद है, सिर्फ जो है वो खाना पीना, ये सारे लोगों का, दूसरे लोगों का जो गैर एजुकेटेड लोग हैं उनका मकसद हो सकता है, लेकिन एजुकेशन अगर हमारे पास है तो हमारी जो माशरे की जो जिम्मेदारियां हैं, बहैसियत बहन के, बहैसियत माँ के, बहैसियत बीवी के, और एक जो नस्ल को परवान चढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास शूर के साथ आपको होना चाहिए। तो फिर आपका जो माशरे में किरदार है वो बहुत ही अहम होगा, नुमायाँ होगा और हर जगह दिखेगा। लोग कहेंगे कि हाँ किसने तरबियत की है, लोग तारीफ़ करेंगे। और ये ज़िम्मेदारी हमको उसी वक्त होगा जब हमको एहसास होगा कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सवाल हो आप लोगों के ज़हनों में तो आप सवाल भी पूछ सकती हैं।